नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आज के हॉर्नबिल टीवी स्पेशल में देखते हैं कश्मीर घाटी से 35 साल पहले हिंदुओं को घर ज़मीन छोड़ के भागना पड़ा और वो आज भी वापसी करना चाहते हैं, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार कई योजनाएं भी लाई। लेकिन इसमें कितना सच है, देखिए हॉर्नबिल टीवी पर। मिलेगा कश्मीरी हिंदुओं से जुड़ा हर जवाब। इंटरनेशनल संगठन पनून कश्मीर के रवि कचरू से राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने की खास बातचीत। आइए देखते हैं। को 35 साल पहले अपना घर परिवार छोड़कर, कश्मीर की वादियां छोड़कर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जान बचाने के लिए भागना पड़ा, जो बेहद ही दर्दनाक था और आज भी इस दर्द की टीस उनके मन में है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय संस्था पनून कश्मीर के सदस्य रवि कचरू जी, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियां थी जिनकी वजह से उनको कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा। दूसरा, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम कश्मीरियों को उनका घर देंगे, उनकी ज़मीनें वापस करेंगे और उनको फिर से वहाँ पर बसाएंगे, तो आखिर वो वहाँ पर बसने के लिए क्यों तैयार नहीं है या क्या कौन कौन सी समस्या है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, ये बताइए कि जिस तरह से 35 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसके बाद क्या स्थिति थी और कैसे आप निकल कर लखनऊ तक पहुँचे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आप हमसे वार्ता कर रहे हैं और हमारी पुरानी यादों को, जिनको हम भूल नहीं सकते, रात दिन हमारे जहन में रहती है। चाहे कहीं भी हम विश्व में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पालन लालन के लिए, सर्वाइवल के लिए हम भागे और जहाँ हमको कुछ भी सहारा मिला हम वहाँ पहुँचे और स्ट्रगल करके चल रहे हैं 35 साल में। और 35 साल एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो सब चीज़ें जो वहाँ पैदा नहीं हुए थे या वहाँ पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने मातृभूमि नहीं देखी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं नाम आता है कि वो मातृभूमि उनकी है। तो आप अब ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे, हर व्यक्ति करेगा कि हमारा बहुत ज़्यादा जो भी नुकसान हुआ, जो हुई आप। रवि जी देखिए, अभी तक हमने जो भी ये था ये कहा सुना, लोगों से सुना, लेकिन आप आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप बताइए कि आखिर उस समय हुआ क्या था जो ये सारी चीज़ें घटना हुई और लोगों को अपना घर, अपना परिवार छोड़कर भागना पड़ा। हाँ, उसमें घर परिवार छोड़ने के साथ जान भी जानी पड़ी थी और प्रॉपर्टी और में आग लगाना और हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और कृत्यता की गई। और अगर हम आपको छोटे से अगर बताएं, इतने टाइम में, इतनी लंबी कहानी में, आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी सभी ने लगभग। उसमें जो दिखाया गया 3 घंटे के अंदर, वो 3 घंटे की बातें थी। उसी तरीके से शायद आपके चैनल पे इस प्रोग्राम में हम पूरी आपको व्यथा सुना ना पाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, मगर हाँ, कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया वो एक अंश था और आज भी जो हम बता पाएंगे वो अंश है। हम फिर से थोड़ा सा रिपीट आपको करेंगे। जब ये घटना घटी उस वक्त सारी जितनी मस्जिदें थीं वैली की, सभी में एक साथ अनाउंसमेंट हो रहा था जगह जगह पे। उस वक्त मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। तो जब ये घटना रात को घटी कि एकदम से अनाउंसमेंट होने लगी, 3 बातें कही गई कि या तो आप भाग जाइए कश्मीरी हिंदुओं, या तो आप यहाँ से भाग जाइए, या आप हमारा अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए और आप अपनी महिलाओं को छोड़ करके यहाँ से चले जाइए। तो 3 दर्दनाक अनाउंसमेंट थी, एक जगह से दूसरी जगह से। कोई मोबाइल, इतना मीडिया नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने जब शोर सुना, हल्ला मचा, तो लैंडलाइन से लोगों जिनके पास था, उन्होंने एक दूसरे मोहल्ले में दूसरे रिश्तेदार को फ़ोन किया, पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो सब जगह एक ही आवाज़ पूरे घाटी में एट ए टाइम सब चल रही थी। और उसके बाद किसी तरह से हुआ कि अपना सामान उठाने का भी टाइम नहीं था और सब घरों पे अटैक हो रहा था और सबके घरों के बाहर चिन्हित कर दिया गया था। जो थोड़ा सा भी एक्टिव था उसके घर के बाहर पर्ची लगा दी गई थी कि आप अपनी जान बचा करके अगर भाग जाना है तो भाग जाइए। ये 3 स्लोगन जो मैंने आपको बताए, उस स्थिति में न कोई ट्रांसपोर्ट था, ना कुछ था। किसी तरह से पैदल भाग के औरतों ने, बच्चों ने गोदी में किसी तरह से जो भी एक झोला शायद उठा पाए तो उठा पाए, निकल करके। ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ जाएंगे और किस तरह से क्या हमें साधन मिलेगा भागने का। कोई ट्रक में, कोई किसी तरह से भाग के। कोई सरकार की कोई व्यवस्था उस वक्त नहीं थी। तो स्थानीय प्रशासन जो था वो आपकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं मौजूद था? कोई नहीं आई। आर्मी भी नहीं आई। उस वक्त इतना सब हल्ला हो गया, उसके बाद आर्मी भी अगर आ जाती, टेक ओवर कर लेती, कुछ करती, शायद हमारा कुछ
थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती, शायद हम उनके टेक ओवर करने के बाद कर्फ्यू जैसी व्यवस्थाएं जैसी कभी होती हैं वैसी कोई चीज़ लगती और उनको कंट्रोल किया जाता, तो वो सब कुछ नहीं थे। सब तो जो राज्य का शासन था उसकी तरफ से क्या रहा? कुछ नहीं, वो तो आप अगर देखेंगे तो फारूक अब्दुल्ला फ़ॉरेन के टूर पे चले गए थे, और इन बातों से अगर आप देखेंगे पिछले विद्यमान चीज़ें तो लगता है प्री प्लान था, उन्होंने वहाँ से भाग करके निकल गए, चले गए ताकि हमको जवाब न देना पड़े, हमें कुछ करना न पड़े। ये तो सब इतिहास बताता है, 35 साल का इतिहास देख लीजिए। और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसने उस समय पर क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ किया होता तो हम लोग ही कम से कम, आप समझ सकते हैं देश में कभी भी उपद्रव हो सकता है, किसी भी नॉर्थ ईस्ट में होते रहते हैं बीच बीच में, तो यहाँ पे होता है आर्मी आती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको सेव करती है, घरों में 144 लग जाता है या कर्फ्यू लग जाता है तो आप शूट एंड साइट हो जाता है। ऐसी घटनाएं, ऐसा व्यवस्था गवर्नमेंट के पास होती है, करते रहे हैं पास में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वो कुछ आकर के आर्मी या पुलिस स्टेट वाली कुछ करती वहाँ पे आकर के, कुछ तो कम से कम 100% ना होता तो कम से कम 30-40% कुछ तो लोग बचते, या दहशत होती, कहीं ना कहीं मारपीट उनके साथ की जाती उपद्रवियों के साथ, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। तभी ये घटना ऐसी घटी कि वहाँ से सबको जैसे तैसे बचा के, जो भी बचा सके अपने जान को बचा करके, पैदल ट्रकों में जो जिस तरह से पैदल और रास्ते से वो वहाँ से निकल करके जम्मू आए फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी तरह से वही एक स्टेशन था, उसके बाद तो वहाँ पे रहे। और उसके बाद वो जो आगे चीज़ें हुई वो आपके सामने हैं कि हम लोग ने वहाँ से न रहने का था, कहीं सड़क के किनारे, कहीं किसी नहर के किनारे, जहाँ पे जगह मिली खाना बदोश की ज़िंदगी जैसी हमने रखी। ना खाने को था, ना पीने को था, ना पैसा था, अपना पैसा सब बैंकों में था, घर में भी था तो वो नहीं निकल पाया, कुछ भी नहीं निकल पाया, तो बड़ी बुरी हालत बहुत रही। और वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतना बुरा हाल था, और आदत नहीं थी क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा था कि हम इतनी गर्मी में सहन नहीं कर सकते थे, हमने कभी इतनी गर्मी देखी नहीं थी। और जहाँ जंगल में, ज़मीन में हम रहे आए, वहाँ सांप, बिच्छू, सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ा। ना बिछाने को था, ना ओढ़ने को था। हमने वो त्रासदी देखी है, समझी है, और लगभग इसमें ऐसा नहीं हुआ, और सिर्फ़ हिंदुओं के प्रति ही ये कार्य किया गया, किसी और के ऊपर नहीं किया गया। ऐसा नहीं था। गांधी नेहरू परिवार तो हमेशा से कहता रहता है कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर से आके यहाँ पर रहे, तो कभी आपने उन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की? गांधी नेहरू परिवार के उस समय पे जो सर्वा थे और भी जो लोग थे, वो तो बाद में जब वो सब घटित हो गया, पहले तो ये घटित हो गया, उसके बाद जब बात करी तो बात करने का कोई नतीजा निकल के नहीं आया, क्योंकि हम तो वहाँ से निकाल के फेंक दिए गए थे रातों रात। अब हमें आग भी लगा दी गई थी कई जगहों पे और मकानों में जहाँ पे रहा, और मार भी दिया गया था। तो दहशत इतनी थी कि हम तो और कुछ स्ट्रगल, संघर्ष लोकल रह करके तो कर ही नहीं सकते थे वहाँ पे। और हम तो अल्पसंख्यक थे ही थे वहाँ पे, उनकी प्रभुत्ता थी, उनके ज़्यादा एरिया था, तो हम इतने कम थे। और हमारे पास अगर सच में देखा जाए, इतने साल में सामने आया, हमारे पास सब्ज़ी काटने का चाकू भी ऐसा नहीं होता है जो हो, या हम ऐसे विचारधारा की कभी हमारी कम्युनिटी नहीं रही है। हमारी कम्युनिटी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के दिन पे ही चलती रही है हमेशा से, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर था। अगर कश्मीर को देखा जाए तो ज्ञान की बहुत बड़ी पीठ हुआ करती थी, जो विश्व में अपने हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को बढ़ाने में रही है, वो करती रही है। तो हम उस ही नहीं कि हम कोई किसी टाइप का वहाँ पे रह करके कोई उपद्रव या कोई प्रदर्शन या हम कोई ऐसा उनसे टकराव। इतनी बड़ी जब घटना हुई तो उसके बाद राज्य सरकार या जो भी उस समय की मौजूदा केंद्र सरकार थी, उसकी तरफ से आप लोगों को कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। मैंने बताया, जंगल में, खेत में, सड़क पे, नाले के किनारे हमने ज़मीन पे पत्थरों पे बैठ करके और अपना समय काटा। और इत्तेफाकन जब इतनी भीड़, इतने लोग इस तरह से निकल के आए वहाँ पे, तो किसी के यहाँ और हमारा कोई ऐसा रिलेशन या हमारा कोई स्थान नहीं था कि हम किसी ऐसे जम्मू में जैसे मान लें तुरंत वहाँ पे इतनी जगह हो, या किसी के परिवार में हम इतने लोग एक साथ इतना पहुँच जाएं रातों रात, तो ऐसा भी कोई साधन नहीं था। मगर जैसे तैसे बहुत संघर्ष करके अपने जीवन को बचा करके, अपने परिवार को जो भी सदस्य बच सके, जो मारे नहीं गए किसी तरह से, वहाँ संघर्ष किया और ये सबते हुए आज। रवि जी, माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपकी उन दर्दनाक यादों को आपको फिर से याद दिला दिया, उसके लिए माफ़ी। मैं आगे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हाल में ही जब लोकसभा चुनाव हुए थे 14 के, फिर 19 के, और अभी ये जो हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते थे कि हम कश्मीरियों को वापस लेकर जाएंगे। उन्होंने एक योजना भी चलाई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कर दिया कि कश्मीर में पूरे देश के लोग जो हैं वो वहाँ पर जो है ज़मीन भी खरीद सकते हैं, बस भी सकते हैं। तो उसका आपको कितना फ़ायदा मिला? हाँ, बहुत सही कहा। और आप तो मीडिया में हैं, आपके पास तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, आपके पास भी जानकारी में है। आपने अच्छा सवाल पूछा है।
हमें ज़रूर आश्वासन मिला। अगर आपने बहुत अच्छा याद कराया, जब पहली बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी उससे पहले उन्होंने सबसे पहली अनाउंसमेंट की थी, कश्मीर में हम जल्द ही सबको वापस पहुंचाएंगे, स्थापित करेंगे। मगर समहाउ वो उन्होंने वादा किया, उनकी जो भी मुश्किलें रही हों, प्रैक्टिकली जब उनको करना पड़ गया होगा, करने में आया होगा तो शायद उनके मन में रहा होगा करने के लिए, मगर कोई स्थिति परिस्थिति जो हमारे ज्ञान में नहीं है जिसकी वजह से वो इस कार्य को नहीं कर पाए। हमने वाकई जो हमारी कम्युनिटी थी उनको ये लगता है 10, 15, 20 दिन, 1 महीने में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम वापस शायद ऐसे ही अपनी जगह पहुंच पाएंगे। कुछ नहीं तो हुआ। क्या वो योजना जमीनी स्तर पर काम नहीं करी क्या, या आप लोगों ने जाने की कोशिश नहीं? नहीं, कोशिश हम कैसे कर सकते थे? हम जिस घर में रहते थे अगल बगल सब वही थे, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले, हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाले, वो सब अगल बगल थे। कोई बाहर से तो, विदेश से तो कोई आया नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई थी उसमें वापस जाने का, ये अभी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, प्रधानमंत्री योजना में उन्होंने एक 370 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद, और इस पे मैं इससे पहले ये बात बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 370 और 35A के लिए जो हमारा पनून कश्मीर एक संघर्ष चला रहा था, वो उसमें हमने पाया कि हमने किताबें निकाली, हम सब ने अपनी अपनी जगह पे, कि 35A है क्या, डिटेल हमने उसकी निकाली ऐसे, और 370 है क्या, उसको पढ़ा। सच में उसको पढ़ने के बाद जितना हमारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ से ऊपर तक जहाँ भी था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने पढ़ा तो लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, और अगर कहें तो सेकंड टू शायद इम्पॉसिबल है। हम इतने साल सर्च करते रहे, सोचते रहे, तो उसी स्थिति में हमने सोचा जब हट नहीं सकता है तो हमारी डिमांड, हमारी पनून कश्मीर की हमेशा रही कि हमको घाटी में अपने घर नहीं जाना है, क्योंकि ये 7वीं बार हमारा एक्सोडस हुआ है, 6 बार ऐसे ही हो चुका है। हम 7वीं बार अब हम नहीं चाहते थे, हमारा समाज नहीं चाहता था कि अब हम फिर रिस्क लें, 8वें के लिए तैयारी करें और ख़त्म हो जाए। तो 370 उसकी किताब में पढ़ने के बाद हमारा डिमांड सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से, सभी गवर्नमेंट से यही रहा कि हमें घाटी में एक अलग कॉर्डन ऑफ करके, अलग से यूनियन टेरिटरी बना करके आप हमको दें, जहाँ पे सेंटर का रूल हो, सेंटर की पुलिस हो उन्हीं का। क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस थी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमारे अगेंस्ट में ही वो उन्होंने किया। तो हमारा विचार था कि हमको उस घर में कभी नहीं जाना है, अब हमें दूसरी जगह पे आप हमें स्थान दीजिए घाटी में, ताकि हम वहाँ पे सेफ़ हो, सर्टे हो, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरी के जो रूल सर्विस। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मांग आपने किससे की थी? वहाँ के जो गवर्नर थे उनसे, या पीएमओ ऑफिस में भी किया? पीएमओ में भी हम लोग ने लिख के हमेशा दिया, जब भी मौका लगा हम लोग को बात करने का, या लिख के देने का, या मेल करने का। हमारे संगठन के लोगों ने जहाँ जहाँ पे थे वहाँ ने उन्होंने ये डिमांड रखी वक्त पे, और उनके सामने रखा, तो हमें आश्वासन मिलता रहा, मगर कुछ हुआ नहीं। खैर, जब 370-35 से हटा, हम बहुत अचंभित भी थे कि ये हट गया, बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। हम आज भी मानते हैं, एक उत्साह भी रहा होगा कि चलो अभी हटा है तो हमारी वापसी के दरवाजे खुल गए। पहली सीढ़ी हमने समझा कि चलो सीढ़ी खुल गई है, पहली सीढ़ी हुई है, शायद हमें होगा। मगर अब इतने वर्ष हो गए इन दोनों चीज़ को हटे हुए भी, घर वापसी वाली बात की स्थिति आज भी कुछ धरातल पे है, कहीं पे है नहीं। अगर आपने भी पूछा प्रधानमंत्री योजना में, बिल्कुल ठीक कहा, और यही मैसेज हमको बार बार मिला कि आप आइए रहिए। तो हमने देखा, अनुभव किया, सामने देख करके हमने यहाँ बैठ करके डिसीजन नहीं लिया। हमने हाइपोथेटिकल नहीं कहा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ। जो बेचारे मजबूर थे, जिनके पास बिल्कुल कोई साधन खाने पीने, रहने का, बच्चों को पालने का नहीं था, उन्होंने मजबूरी में उस वक्त प्रधानमंत्री योजना में जाके वापस वहाँ ज्वाइन किया, जो कि एक मैसेज आता था सरकार से, पहले आप आइए, पहले आप आइए। तो पहल जब की गई, उसके बाद बराबर देखा गया, बेचारे जो लोग वहाँ गए रहे उनको कहीं ना कहीं उनकी किलिंग कर दी गई। और बड़ा दर्दनाक फिर से दोबारा बहुत बड़ा वो रहा कि अगर वो परिवार का एक सदस्य था जिसके माता पिता बच्चे यहाँ देश के अन्य भागों में रहते थे, उनकी रोजी रोटी का साधन था, एक अकेला बच्चा या बेटी उनकी, जिसके साधन से अगर रोजी रोटी उसकी चल सकती थी, वो बेचारा अगर मार दिया गया, तो हम अगर गलत शब्द ना हो, अगर वो वहाँ रहता, ना आता, प्रधानमंत्री योजना में ना ज्वाइन करता, उसकी जान बचती, कम से कम जान तो बचती उसकी। ये बताइए, 370 जब हटी, उसके बाद टीवी चैनलों पर, अखबारों में एक बड़ी सी अच्छी सी जो है फ़ोटो दिखाई जाने लगी, कुछ वीडियोज़ आने लगे कि अब कश्मीर बदल गया है, खुल के सांस ले सकते हैं, जो मन हो वो कर सकते हैं। तो ऐसा
आपको कैसा लग रहा है 370 के बाद में नहीं, ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये सच है या इसमें भी कुछ छुपाया गया है? मैं ये कहूँगा आपसे कि इसमें हमें महसूस करने वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है धरातल पे है। आज भी हम कश्मीरी वहाँ पे अपने पैसे से लैंड खरीद नहीं सकते हैं। बहुत ताज्जुब की बात कर दिया है ना कि आप कश्मीर में जाइए, और वो कहने की बात और है। वो तो कह रहे हैं कि कोई भी हिंदुस्तानी जाके कश्मीर में ले सकता है। हाँ, बहुत सही आपने कहा, ये मैसेज बाहर बाहर का सच्चाई ये है कि आज भी आप क्या कहते हैं, हमारी गवर्नर साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं साहब आप नहीं खरीद सकते। और आप अगर घटना आपने देखी होगी मीडिया में कि हमारे एक हिंदू भाई वहाँ एक होटल खोलने के लिए गए थे, लैंड लेके उनको मिला किसी तरीके से, और वो मुश्किल से 2-3 महीने ही रहे होंगे और उनकी हत्या कर दी गई उस होटल की, उस ढाबे की जो बहुत फेमस हुआ करता था। उसके बाद से और हम लोग को वहाँ पे अपने पैसे से भी, सरकार के पैसे से नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, हम लैंड आज भी वहाँ पे मतलब खरीद आप नहीं ये कह सकते हैं कि जो भी ये सरकार के वादे और दावे थे एक तरह से ये छलावे है, वहाँ की जो असली हकीकत है वो कुछ और है। छलावा तो हम नहीं कह सकते, वर्ड शब्द इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, हम लोग ऐसे शब्दों का या ऐसे कृत्यों से नहीं कर पाते हैं जो हम किसी टाइप के किसी के खिलाफ। अच्छा ठीक है, ये बात नहीं करते हैं। ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमारी इस लोकसभा चुनाव में लगभग तीसरी बार वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आज की तारीख में ये जरूर पिक्चर सामने दिखाई जाती है कि जितना पर्यटक जाता है वो वहाँ पे उनके साथ मोस्टली ठीक व्यवहार करते हैं, लोकल जितने हैं वहाँ पे रहने वाले, वो उसका समाज में ये सब मैसेज मिलता है कि वहाँ पे, क्योंकि वो जो पर्यटक जाता है वो रुपए वहाँ खर्च करता है तो उन लोगों के, लोकल लोगों का वहाँ पे जो उनके साथ व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनके साथ वो कोई परेशानी नहीं करते। दहशतगर्दी में कुछ कमी आई है वहाँ पर? दहशत गर्दी में कमी तो आई है, डेफिनेटली आई है, मगर फिर आप देखेंगे बिहार के, यहाँ के, वहाँ के, कोई चना बेचने वाला, कोई ललिया बेचने वाला, कोई पान बेचने वाला, बीच में उनको मार दिया जाता है। दूसरी बात, जो हमारे हिंदू अन्य हैं जो वहाँ के लोकल थे, उनके परिवार के सदस्य जाते हैं तो उनका स्वागत ये कहा जाता है कि आप आइए, ज़रूर आइए, मगर पर्यटक की तरह आइए, यहाँ रहने मत आइए। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस तरह की बातें करें। जो लोग वहाँ रह गए, जो है वहाँ पे, उन्होंने ये कहा आपका स्वागत है, बट एज ए पर्यटक स्वागत है, आप यहाँ रह नहीं सकते, टिकिए नहीं, आइए, थोड़ा घूमिए फिरिए और हमको व्यापार में वृद्धि कराइए, आप खरीद फरोख्त करिए, रहिए, हमें पैसा दीजिए और हम वहाँ तक रखेंगे, मगर वहाँ रहने का कोई भी स्थिति आज की तारीख में नहीं है। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद हमें बहुत है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम नहीं उम्मीद करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही करनी पड़ेगी। उम्मीद में सिंपल सा यही है कि हमको घाटी में दूसरी जगह बाउंड्रीड एक घाटी का स्थान दिया जाए, जहाँ पे हालांकि यूनियन टेरिटरी तो हो ही गई अब जब इसके बाद, मगर हम वहाँ पे जा कर के, हमें पूरा विश्वास है और हमने देखा है, महसूस किया है कि हमें वहाँ सिक्योरिटी नहीं मिलती तो हम रहते नहीं हैं, तो हमें कहीं बाउंड्री वाली घाटी में ही, चाहे वो सरकार अपने से ना करे, हम परचेज़ करके ले लें, हमारे वो लोग कम से कम जा सके जो ख़रीद सकते हैं। सरकार की सब्सिडी की ज़रूरत हमें उन लोगों को नहीं है। हाँ, जिन लोगों को होगी वो एक अलग मुद्दा होगा, मगर जो सक्षम हैं, जो कहते हैं कि हम पेमेंट करके आपको लैंड दे दीजिए, हमारी सेफ्टी की करिए, सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, जो कि हमें अभी तक ऐसा आश्वासन या ऐसी चीज़ें या हमें घाटी में वो जगह नहीं दी जा रही। अब तो देश में राष्ट्रवादी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदूवादी छवि के साथ शासन कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मतलब कुछ विरोधाभास लग रहा है कि कश्मीर की जो छवि दिखाई जा रही है कि वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा हो गया, दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लड़कियाँ बच्चे खुलेआम घूम रहे हैं, और आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ और छवि गढ़ रही है और हकीकत कुछ और है। अब हम नहीं कह सकते, हम सरकार में नहीं बैठे हैं, कि उनकी क्या मुश्किलें हैं। उनका अगर आपके मीडिया के द्वारा उनसे अगर इंटरव्यू लेकर के जो सक्षम लोग हैं, जो बैठे हैं वहाँ पे ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिशियंस हों, उनसे आप लोग लेकर के मैसेज हम समाज को, पूरे भारतवासियों को दे सकें, तो मैं तो बहुत खुशी होगी कि शायद आप लोग निकाल पाएंगे उनसे सच्चाई। हम सच्चाई नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये समझा जाए कि दावे तो आसमानी थे लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिखा। हाँ, नहीं आ पा रहा है। और हम आपको बीच में जोड़ना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा किया, वो जाते रहते हैं बीच बीच में, और अमित शाह जी का भी नाम मैं लूँगा कि उन्होंने, वो जाते हैं वहाँ पे होता है, मगर दुख की बात है, अगर आप रिकॉर्ड देख लें, चेक कर लें, क्रॉस चेक करा लें, जब भी वो जाते हैं तो हमारी शुरू से अब इतने साल से
और कभी भी क्या कहते हैं हिंदू संगठन के हमारे या दूसरे किसी संगठन के किसी भी पदाधिकारी या ग्रुप को वो बुला करके शांतिपूर्ण तरीके से ठंडे उससे दिमाग से बात करके बुलाते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है जब आप हमको बैठा के हमसे बात नहीं करने को तैयार हैं और जब आप उन्हीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वाले लोगों के साथ जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं के साथ बात करते तो हम आशा क्या रखें आपसे। हम तो कम से कम आशा ये समझें कि हमारे संगठन के लोगों के साथ आप उनको जब आप जाएं, जब इस वक्त जाएं वहाँ पे या दिल्ली लोग आते हैं आपके पास तो उनको टाइम दें और कूलली सुने उनकी समस्याओं को और उनका जवाब। इसके बाद भी जो भी कश्मीरी लोग हैं जो इधर भारत के अलग अलग हिस्सों में आके रहने लगे हैं वो तो वोटर माना जाता है कि वो बीजेपी का ही वोटर है। ये तो आप सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल कई बार हमें सवाल ये भी आया, कई लोगों ने डिस्कशन में किया, मीडिया ने, पब्लिक ने, दूसरे लोगों ने। एक तो उन्होंने कहा कि साहब क्या कहते हैं आप वोट बैंक नहीं है इसलिए आपका वो नहीं करते। तो हमने कहा आपने ये बात कही, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। हमें अब 1-2 दिन 10, 30, 35 दिन नहीं हुए हैं, 35 वर्ष हो गए हैं। अगर हम जिंदा हैं 35 साल से जीवन यापन कर रहे हैं तो हम जहाँ पे हैं जिस तरह से हैं हमने सबने अपने अपने देश के पूरे हर भाग में जहाँ भी हम बस गए, जहाँ भी हम संघर्ष करके पहुँच गए वहाँ तो हम वोट दे ही रहे हैं। और आपके पास फिगर्स है कि अगर आपको हम वोट नहीं दे रहे होते 2 मिनट या हम किसी और को दे रहे होते दूसरी पार्टियाँ पावर में आती ना। फिर तो आपको दिख रहा है कहीं पे कोई पार्टी किसी जगह पे देश के अन्य भागों में, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, अपनी खाली अकेले नहीं बात कर रहे हैं। मतलब जो पॉकेट आपकी है जहां पर भी है वहां के आप ग्रुप में चेक करा लीजिए। अभी आपने कहा कि आपके प्रत्याशी को कितना वोट मिला है और कितना कैसे मिला है तो साफ हो जाएगा। तो हम जहाँ पे भी फैले हुए हैं हम सभी डेफिनेटली बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और अंश छोटा छोटा भी एक वोट की वैल्यू होती है। अगर ये एक वोट ना होता तो इतनी सीटें हमारी मोदी जी की ना आई होती, कहीं ना कहीं कुछ कमी होती या कुछ होता, जैसे पिछली बार का था, उससे पहले का था, अटल जी के टाइम में था, फुल सरकार नहीं थी। तो आज सब बढ़ गया, कर गया। आशा है मुझे कि हमारा केंद्रीय सरकार, हमारे पीएमओ ऑफिस या जो लोग भी हैं संबंधित, वो हमारे लोगों को कम से कम बुला करके, हम ज़रूरी नहीं है खाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनको बुला के उसके ठंडे दिमाग से, ठंडे कूल से समझ करके, देख करके उनको सपोर्ट करें और वो करें। खाली वोट बैंक की राजनीति कह देना कि वोट बैंक की है तो ठीक है, वो वहाँ के लिए है, उनका अलग है, उनको रखा हुआ वहाँ है, वहाँ की आप राजनीति कीजिए। हमको घाटी में दूसरी जगह दीजिए और वहाँ पे हम रहें तो आपको लिखेगा हमारा वोट बैंक, या हम वोट बैंक क्या हैं, कैसे हैं। अगर आपने और अभी देखा होगा पीछे कि परिसीमन जो हुआ वहाँ पे, जिसमें पीओके की भी सीटें जुड़ी हुई थी, बड़ा अद्भुत सा और अचंभित करता है कि वो कैसे उन्होंने पीओके की सीटें चलाते रहे इतने दिन तक, पिछली गवर्नमेंटों ने किया। वो काम अच्छा हुआ, कम से कम वो कटी, वो हटी और सीटें बड़ी, परिसीमन बेटर हुआ। तो कुछ काम अच्छे हुए डेफिनेटली, मगर अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की बात करें उसमें हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है किसी जगह के कि आप कर रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा व्यक्तिगत है, आपकी उम्र इस समय कितनी होगी? मेरी 65 है। क्या आपको लगता है कि आप वापस जा पाएंगे कश्मीर? देखिए बहुत मुश्किल सा सवाल है और हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे एक अलग बात है। हमारे परिवार के और जो रिश्तेदार 35 साल में ईश्वर को प्यारे हो गए, चले गए, उनकी जो भी संघर्ष उन्होंने किया, उसके अलावा एक मन में उनकी हमेशा इच्छा रही कि हमको जब हमारा दाह संस्कार किया जाए अपनी मातृभूमि पे हो। आप देश के अन्य भागों में भी देखिए, कई बार बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे सैनिकों का होता है तो उनको अपने गांव पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है? कहाँ होता है? पुंछ में, कश्मीर में या कहीं और बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो गवर्नमेंट उनको अपने गांव पहुंचाती है। एक भावना होती है, मन में होती है कि हमारा दाह संस्कार जो हो अपनी मातृभूमि पे हो। तो हमारे बहुत से साथी परिवार के छोटे बड़े कई इतने साल में चले गए, उनकी हमेशा इच्छा रही हम मातृभूमि पे वापस जा कर के हमारा अंतिम संस्कार वहीं हो, जिससे वो वंचित रहे। तो जैसे आपने मेरे से पूछा, ये भी हमारे लिए, तो ऐसे तो हमें पता नहीं कब तक क्या कैसे है और कितने दिन में होगा, मगर क्या हम इस सब सोचों को समझते हुए 35 साल से अगर हैं तो क्या हम अपना संयम छोड़ करके क्या कर लेते ऐसा जो कर लेते। कई लोगों ने कहा साहब आप भागे क्यों, आप रुके रहते। बड़ी अजीब सी बात है, जब हमारे पास हमें सिर्फ पढ़ाई के अलावा हम कुछ करते नहीं थे। हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास बुक्स थी, हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास ये हथियार चलाने का या अत्याचार करने का या क्रूरता का कोई भी पाठ हमारी कई सदियों से हमको पढ़ाया नहीं गया था। तो हम सक्षम नहीं थे तो क्या करते, और जो बच के भाग के चले आए क्या वो भी मर जाते वहाँ पे? एक बहुत सिंपल सा, कोई आदमी नहीं कहता। तो बात समझ में आनी चाहिए, स्थिति समझनी चाहिए कि भाई क्या स्थिति थी, कैसे हम कह सकते हैं कि आप वहीं रुक जाते, करते रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम केंद्रीय सरकार तक ये बात पहुँचे
कि हमारे संगठनों की, हमारे लोगों की बातों को जो वो कह रहे हैं, दे रहे हैं। और हम नहीं कहते कि अगर उन्होंने हमें नहीं मालूम कितना लिख के कितने रूप में दिया, आपको हर्डल हो सकती है, कुछ समस्याएं हैं जो आप शायद नहीं मान पाते, मगर हमारा मोटा मोटा मानना है कि अगर हमने 100 बातें आपको लिख के दी हैं तो कम से कम 40 तो धरातल पे आ जाए। एक मोटा लगता है 40% तो आप हमारा समझें, करें। क्या हमारा 100% जो हम डिमांड कर रहे हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? रवि जी, हम पूरी उम्मीद करेंगे और हमें आशा भी है कि जो नीति निर्धारक लोग बैठे हुए हैं वो उन तक आपकी बात ज़रूर पहुँचे और वो इस जो आपने जो बातें बताई हैं उस पर वो ध्यान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।